रूस और यूक्रेन के बीच अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहली बार यूक्रेन ने नाटो के हथियारों की बारिश रूस के ऊपर कर दी, तो पलटवार करते हुए रूस ने भी देरी नहीं की और समूचे यूक्रेन को अंधकार के हवाले कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा रणनीति में रूस यूक्रेन के ऐसे युद्ध की जो अब सबसे भीषण, सबसे विध्वंसकारी और प्रलयंकारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन जिन हथियारों से लैस है वो अब रूस को दहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन ने एटकैम और यूके से मिले हुए स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल डीप पेनिट्रेट करते हुए रूस के भीतर दे डाले और इसके निशाने पर रहे रूस के वो आयुध भंडार, वो केमिकल स्टोरेज, वो वेपन सेंटर्स जिसकी बदौलत पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लगातार अपने युद्ध को बढ़ाते रहे हैं और यूक्रेन पर भारी पड़ते रहे हैं। लेकिन एटकैम जैसे मिसाइल जिसका परमिशन नवंबर के महीने में अमेरिका से दरअसल यूक्रेन ने लिया था, प्रयोग तो 21 नवंबर को भी किया गया, लेकिन इस बार जिस तरह से यूक्रेन ने न सिर्फ एटकैम बल्कि साथ साथ आप देखिए तो यूके से मिले स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल का प्रयोग करते हुए, यानी नाटो के हथियारों का प्रयोग करते हुए, और एक तो नहीं बल्कि दर्जनों मिसाइल को एक साथ उसने डीप पेनिट्रेट करते हुए रूस के भीतर छोड़ा, जिसके कारण समूचा रूस दहल पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ ड्रोन हमले भी किए गए, जिसके रेंज अगर देखें तो मिसाइल और अगर आप ड्रोन हमले का ये रेंज देखें जो कि पिछले 24 घंटे के भीतर हुआ है तो तकरीबन 100 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर भीतर, यानी कजान से लेकर अगर आप मैप पर रशियन इलाका देखिए जिसको सबसे ज़्यादा यूक्रेन ने टारगेट किया है तो वो दरअसल ब्रिंस्क का इलाका दिखाई दे रहा है, तुला और टेट्रा स्टॉर्म का इलाका दिखाई दे रहा है। और यह कि ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी पैमाने पर रूस के केमिकल डिपो हैं, जिसके बदौलत रूस जो है वो दरअसल अपने मिसाइलों का जखीरा तैयार करता है, जिसके बदौलत रूस अपने एम्यूनिशंस को जो है वो धारदार बनाता है। इससे बौखलाए पुतिन ने देरी नहीं लगाई और उन्होंने भी तकरीबन 40 मिसाइल एक साथ यूक्रेन के ऊपर छोड़ डाला। और इतना ही नहीं बल्कि भारी पैमाने पर आप देखिए तो बॉम्बिंग की गई है, जिससे आप अगर मैप पर देखें तो खार्किव से लेकर सुमी, लवीव से लेकर कीव तक टहलता नजर आ रहा है। खास तौर पर देखिए ये सीजन जो है वो सर्दियों का है, भारी पैमाने पर बर्फ गिर रही है, टेम्परेचर माइनस में है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ रही है यूक्रेन को तो वो दरअसल पड़ रही है ऊर्जा की। और ऐसे में जो रूस के हमले हैं उसने यूक्रेन के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको बुरी तरह डैमेज किया है, जिसके कारण समूचे यूक्रेन में एयर सायरन बज रहे हैं। खुद जेलेंस्की पोलैंड में हैं, वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त की स्थिति यूक्रेन में ऐसी है कि वहाँ पर भारी पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति हुई है, जिसके कारण शहर दर शहर इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं, मानो यूक्रेन में अंधकार युग लौट आया हो। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर रूस ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को इससे बड़े अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ ये भी चेतावनी दी गई है कि जिस तरह से नाटो के हथियारों का प्रयोग यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है, रूस के भीतर कर रहा है, रूस पलटवार करते हुए नाटो को भी दहलाने में पल भर का समय नहीं लेगा। और ये चेतावनी जारी कर दरअसल पुतिन ने बता दिया है कि पिछले महीने जिस तरह से उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में परिवर्तन किया है, चेंजेज किया है, वो अब समय दूर नहीं कि रूस जो है यूक्रेन वॉर में अब नाटो को भी खींच कर लाएगा। हमले की जद में अब नाटो के भी देश होंगे। ये सब तब हो रहा है जब कुछ ही कदमों की दूरी पर हमें यूएस में, यानी अमेरिका में, जो कि सबसे बड़ा नाटो का सुपर पावर है, जो कि यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर है, वहां पर ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं। और उनके शपथ लेने के ठीक पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध इतना भड़क चुका है, जिससे इस वक्त की देखिए तो दोनों तरफ की कैजुअलिटी होती हुई नजर आ रही है और साथ ही एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन सेंटर्स को दहलाते नजर आ रहे हैं। ये वॉर सिर्फ मिसाइल टू मिसाइल नहीं है, ड्रोन टू ड्रोन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साथ ही हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर के जो समूचे हथियार हैं वो दोनों ही तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके कारण लगातार दोनों की क्षति हो रही है। लेकिन रूस इतनी क्षति 3 साल के युद्ध में पहले कभी नहीं झेला, क्योंकि यूक्रेन के तमाम जो हमले हैं इससे पहले वो रूस जो है आसानी से इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन नाटो के हथियारों के प्रयोग की इजाजत मिलने के साथ ही यूक्रेन जिस तरह से अब रूस के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और जिस तरह से डीप पेनिट्रेट करते हुए वे अपने मिसाइल हमले के जरिए, यानी एटकैम और ख़ास तौर पे आप देखिए तो स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल का प्रयोग कर रहा है, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसको इंटरसेप्ट करके
और उसको डिस्ट्रॉय करने में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगभग जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 14 मिसाइल इंटरसेप्ट करके रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय करने का किया है। जबकि अगर आप कीव की तरफ से देखें तो यह स्टेटमेंट दिया गया है कि कीव अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो भड़कते हुए अपने आगोश में न सिर्फ नाटो को लेने के लिए तैयार है, बल्कि एक ऐसे विश्व युद्ध में तब्दील होने की तैयारी में दिखाई दे रहा है जहां से भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। इस वक्त अगर आप मैप पर और खास तौर पे हो रहे घटनाक्रम पर नजर डालें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इस हमले की जद में इस वक्त जो है खार्किव, इवानो, लबीब और साथ ही हम देख रहे हैं ये खेमलेस्टी और ब्लास्ट के इलाके दिखाई दे रहे हैं और तकरीबन 40 मिसाइल और 70 ड्रोन के हमले के निशान जो हैं वो सीधे तौर पर आपको यूक्रेन पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। जिन हथियारों का प्रयोग दरअसल रूस ने किया है उसमें Tu-95 MS स्ट्रेटजिक बॉम्बर जो है ये भी बताया जा रहा है कि उसने रूस के जो ओलेमा एयरफील्ड है वहां से उड़ान भरी और वो भी दरअसल यूक्रेन के ऊपर भीषण बमबारी का पर्याय बन रहा है। और जिन मिसाइलों का प्रयोग रूस ने दरअसल यूक्रेन के खिलाफ किया उसमें Kh-101, Kh-22 और खैबर क्रूज मिसाइल जो है वो खास तौर पे सुमार दिखाई दे रहे हैं। जबकि यूक्रेन की तरफ से और पैटकैम और विशेष तौर पर देखिए तो स्टॉर्म शैडो का प्रयोग किया गया जिसके कारण आप समझिए कि रूस के लगभग आप सेंट्रल और वेस्ट एरिया के 9 एयरपोर्ट बंद करने पड़े, वहां से फ्लाइट्स को बंद करनी पड़ी और कजान तक हमले की जो है वो धमक सुनाई दी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इससे पहले जब नवंबर 21 को यूक्रेन ने खास तौर पे आप देखिए तो एटकैम का प्रयोग किया था, तब रूस ने पलटवार करते हुए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशिंक जो हैं जिसको कह सकते हैं कि हेजल ट्री के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रयोग यूक्रेन के खिलाफ किया था और वो भी एक भीषण तबाही जो है वो लेकर आया था। और एक बार फिर से जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध भड़कता दिखाई दे रहा है, तबाही के बादल आप देखें तो रूस से लेकर यूक्रेन तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के पास भी दरअसल इस तरह के हथियार हैं जो कि नाटो की ताकत से लैस हैं, जो कि रूस के भीतर हमले करने में बेहद कामयाब, अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए तो ये चुनौती रूस के लिए भी बढ़ती जा रही है, उस रूस के लिए जो कि क्रुस्क क्षेत्र में भी लगातार हम देखें तो यूक्रेन के साथ भीषण वॉर झेल रहा है। और साथ आप देखिए तो दरअसल जो कोरियन सैनिक हैं वो भी भारी पैमाने पर जिस तरह से उनकी कैजुअलिटी हो रही है उसके कारण भी रूस के सामने एक बड़ा संकट गहरा रहा है। और ये संकट जितना गहराएगा उतना दुनिया के सामने इस वॉर के भीषण होने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में रूस कभी भी किसी वक्त टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, हमले के दायरे को बढ़ाते हुए सीधे नाटो के देशों पर अटैक कर सकता है और जाहिर है इसके कारण वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, जानकारी इतनी ही, विश्लेषण इतना ही। इससे जुड़ी हुई और खबर और विश्लेषण हम आपके समक्ष लेकर आएंगे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए विदा।